क्या आपने कभी किसी इंसान को चांद तक दौड़ते देखा है, या फिर ऐसी दादी जिन्हें कभी दर्द ही नहीं होता है? हमारे आसपास आम से दिखने वाले लोगों में ऐसी कई क्वालिटीज हैं जो कि आम नहीं है। तैयार हैं चौंकने के लिए और इंस्पायर होने के लिए? आपको होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके एंटरटेनमेंट के लिए गजब के टैलेंटेड लोग ढूंढ निकाले हैं। वाकई में आपके होश उड़ा कर रख देंगे, क्योंकि इस बार हम देखने जा रहे हैं ऐसे डेडिकेटेड लोग जिनके पास ऐसी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। दांत से मजबूत। मेरी सुपर ह्यूमन एबिलिटी जानना चाहेंगे? मेरी किलर स्माइल। इन सफेद मोतियों का लेडीज पर अलग ही जादू है। लेकिन मलेशिया के वेलू राधा कृष्णन के दांत औरतों से भी बढ़कर कुछ अट्रैक्ट करते हैं। 2003 में इनके सुंदर दांतों ने 2 KTM कंप्यूटर ट्रेन्स जिनका वजन था 5,74,000 LBS उसको खींचा। बाप रे, यह मेरा छोटा दिमाग सोच रहा था कि वो जितना चबा सकता था उसने उससे ज्यादा मुंह में भर लिया। लेकिन फिर भी मैं तो ये देख के हैरान हूं कि और किसी चीज से नहीं, बल्कि अपनी दांतों से 6 लाख LBS का सामान भला कैसे खींचा जा सकता है? मेरे हिसाब से तो भाई ये एकदम असंभव है। लेकिन हो सकता है आप पूरा वजन मूव ना कर रहे हो, वो लिफ्टिंग होगा, है ना? आपको बस इतनी फोर्स क्रिएट करनी है कि पहियों की रोलिंग रेजिस्टेंस को काउंटर कर सकें। देखिए, टायर के साथ वाला पहिया जिसके ऊपर भी चलता है उसके कारण थोड़ा दब जाता है। ज्यादा दबाव मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस। ट्रेन के पहिए सुपर हार्ड स्टील के होते हैं और कार के पहियों के कंपैरिजन में इनमें 1/10 रेजिस्टेंस होती है, तो इसीलिए इन्हें खींचना आसान है। लेकिन क्या बस इस लॉजिक से हम वेलू की बहादुरी को नकार देंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अब मुझे एक अच्छा सीनियर बनते हुए आपसे कहना होगा कि अपने डैड की मारुति लेकर हाईवे पर उसे खींचने की कोशिश मत करना। ये लोग इस काम में प्रो होते हैं और डेंटिस्ट बहुत महंगे पड़ते हैं। ऐसे पैसों को बर्बाद करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा भाई, बल्कि मैं तो सोने के दांत लगवा लूंगा। भाग यान्निस भाग। हर साल करीब 1.1 मिलियन लोग मैराथन कंप्लीट करते हैं। ये पूरी दुनिया की 0.01% पॉपुलेशन है। कईयों के लिए 26.2 मील की रेस उनकी सबसे बड़ी एथलेटिक अचीवमेंट होती है। लेकिन यान्निस कोरोस जैसे को सरफरी लोग कुछ और ही एक्सट्रीम चाहते हैं। उसने अपनी पहली मैराथन 1977 में पूरी की थी और 1983 तक तो उसने 25 रेस में भाग लिया। लेकिन यान्निस को और ज्यादा मांगता है भाई, तो इसीलिए वो अल्ट्रा मैराथन ढूंढने लगा। जी हाँ, ये भी एक चीज है। उसकी पहली ऐसी रेस थी स्पार्टेथलॉन, जहां पर भागने वाले फाइट पाइट्स का रूट फॉलो करते हैं, जो कि एक एथेनियन मैसेंजर था। ऐसा कहा जाता है कि उसने एक ही दिन में एथेंस से स्पार्टा तक की दूरी तय की थी। ऑर्गेनाइजर्स का मानना है कि ये पसीना निकाल देने वाली 153 मील की रेस को विनर पूरा करने में 27 घंटे लेता है, लेकिन यानिस ने इसे 21 घंटे 53 मिनट में पूरा किया। जी हाँ, वो इतना फास्ट था कि ऑर्गेनाइजर्स को लगा कि उसने चीटिंग की है, तो इसीलिए वो 1 साल बाद फिर आया और इस बार उसने रेस को 20 घंटे 25 मिनट में पूरा कर दिया। वाह, क्या बात है। अगर आपको लग रहा है ये बहुत ही इंप्रेसिव है, तो बता दूं कि 2005 में 49 साल की उम्र में क्लिफ यंग 6 डेज रेस में उसने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कि उसने 21 साल की उम्र में बनाया था। इन 6 दिनों में यानिस 643 मील भागा। उसके आगे कोई भी कॉम्पिटिटर टिक नहीं पाया। वाओ। जब लोगों ने उनकी सक्सेस का सीक्रेट पूछा तो उसने कहा, जब दूसरे लोग थक जाते हैं तो वो रुक जाते हैं, मैं नहीं रुकता। मैं अपने शरीर की थकावट को दिमाग से आराम दे देता हूँ। मैं उससे कहता हूँ अभी तुम नहीं थके हो, और शरीर सुनता भी है। बहुत बढ़िया। ये तो असल जिंदगी का फॉरेस्ट गंप है भाई। बस फर्क इतना है कि मूवी में फॉरेस्ट कुल मिलाकर 15,000 मील दौड़ा था और यहाँ इनकी तो बस बात ही मत कीजिए। अल्ट्रा रनिंग के फैन बॉयज ने कैलकुलेट किया है कि अब 67 के यानिस ने इतने मील पूरे किए हैं कि अगर चांद की तरफ दौड़ पाते तो पहुंच गए होते। माइंड ब्लोइंग। ये कितना इंस्पायरिंग है ना? आपको मालूम है, इसे सुनकर तो मैं अपने पुराने रनिंग शूज ढूंढने जा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कमजोर हूँ कि लेस बांधने में मेरी सांस फूल जाएगी। महान मिकोशी 998 999 1000। वाह, बस आज का अपना पुशअप का कोटा पूरा कर रहा हूँ गाइज। मैं बस 3 ही कर सकता हूँ, लेकिन गिनती की शुरुआत 998 से करता हूँ, जिससे कि मेरी मसल बेवकूफ़ बन जाए और उनको लगे मैंने बहुत मेहनत कर ली। मैं आशा करता हूँ कि एक दिन में जापान के मिकोशी उठाने वाले लोगों जितना मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा। ये सुमो पहलवान एक पोर्टेबल शिंतो श्राइन को उठा लेते हैं जिसका नाम है मिकोशी। ये से लेकर हर जगह जाते हैं, फिर चाहे जमीन हो या पहाड़। ये ऐसा लंबे लकड़ी के पोल्स को अपने कंधे पर रखकर करते हैं, और मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। मिकोशी का वजन 2400 LBS तक हो सकता है, जो कि ठीक ठाक टोयोटा प्रियस जितना है। जी हाँ, अब आप ये समझ गए होंगे कि एक कार की जितना वजन अपने कंधों पर उठाना बड़ी हिम्मत का काम है। इसके लिए बहुत ही फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए।
मीकोशी को ज्यादा उठाने वाले के कंधों पर तो गांठ भी पड़ जाती है, जिन्हें मीकोशी दाको कहते हैं। वाओ, इसे कहते हैं डेडिकेशन। मीकोशी दाको को किसी अनचाही डिफॉर्मिटी की तरह ना देखकर गर्व की बात है, और इसी तरह से इसको देखा भी जाता है, जो कि डेडिकेटेड सिटीजन का एक सिंबल होता है। और ये सिर्फ जापान की बात नहीं है, हर साल नेपल्स में कैथोलिक फेस्टा डे जिले में बड़े बड़े स्मारक स्तंभ उठाए जाते हैं। आपने सही गेस किया, लोगों के कंधों पर 80 फीट लंबे और करीब 5500 LBS का वजन होने के बाद भी ये लोग ऐसा करते हैं। जो लोग इसे उठाते हैं उन्हें कल टोरी कहते हैं, और ठीक मीकोशी उठाने वालों की तरह इनके कंधों पर भी गांठें होती हैं। जरा इसे देखिए, अपने धर्म के प्रति ऐसी फिजिकल डेडिकेशन वाकई इंस्पायरिंग है। हो सकता है कल से मैं पुशअप्स की गिनती 997 से करने लग जाऊं, क्योंकि मुझे भी तो मेहनत करनी चाहिए। आप जानते हैं मैं किस चीज में ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ? मेरे अमेजिंग यूट्यूब कंटेंट पर। मेरे पास आपको दिखाने के लिए कई अमेजिंग वीडियोस हैं, तो खुद पर रहम कीजिए और वो लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, जिससे कि आप मुझसे जुड़े रहें। आप रिग्रेट नहीं करेंगे। चलिए वापस चलते हैं वीडियो की तरफ। अनंत व्रत। अगर मुझे एक दिन स्नैक्स ना मिले तो मैं खुद के बाल चबाने लग जाऊंगा। लेकिन प्रहलाद जानी, जो कि एक इंडियन साधु हैं, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 70 सालों से कुछ नहीं खाया। ये एक मिनट, हाँ देखिए, जानी एक प्रैक्टिस करते हैं जिसका नाम है ब्रेअथोरिस्निज्म। ये एक तरह का भगवान से जुड़ाव है, जिसमें माना जाता है कि शरीर पूरे तरीके से हवा और धूप से चल सकता है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। 12 साल की उम्र में जानी को एक पावरफुल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ, जिसमें माता अम्बा ने उन्हें पानी दिया, जो कि उनकी प्लेट से छेद से टपक गया। अब देखा जाए तो शरीर बिना खाए के कुछ महीनों रह सकता है, लेकिन पानी के बिना बस एक हफ्ते में ही आप सूखे हुए पापड़ बन जाएंगे। लेकिन जानी ने 2 बार अलग अलग मौकों पर टेस्टिंग की। जब एक बार वो 10 दिन तक बिना खाना पानी रहे और एक दूसरी बार 15 दिन के लिए। दोनों बार बिना कुछ खाए पिए वो पूरे तरीके से स्वस्थ रहे। बस एक सरप्राइजिंग चीज थी, वो ये कि उनके लेप्टिन और ग्रेलिन हार्मोन्स का लेवल, जो कि भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हिला हुआ था, जिससे ये मालूम पड़ा कि जानी को प्यास और भूख की आदत लग चुकी है। 1 मिनट, तो क्या मतलब ये सच कह रहे थे? नहीं, पूरे तरीके से तो नहीं। दूसरे बेथोरियंस ने भी ऐसे ही दावे किए, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो फ्रॉड थे। कौन दावे के साथ कह सकता है कि वो चुपके चुपके खाना ऑर्डर नहीं करता? हाँ, आपको क्या लगता है, सुपर ह्यूमन भूखा आदमी या फिर सीक्रेट स्नैक चोर? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। हफ एंड पफ। कभी 3 छोटे सुअर की कहानी सुनिए। आप जानते ही होंगे कि एक बड़े भेड़िए ने उनका घर उड़ा दिया था, लेकिन वो तो सिर्फ एक कहानी थी ना। असल में किसी की भी सांस इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती। मिलिए ब्रायन जैक्सन से। ये स्टंटमैन अपनी स्ट्रांग सांस के चलते एक कल्ट फिगर बन चुका है। जरा इस पर नजर डालिए। बूम! ये हॉट वाटर बोतल को ऐसे फोड़ देता है जैसे पार्टी बलून हो। लेकिन ये इसकी सबसे मस्त ट्रिक बिल्कुल भी नहीं है। 2014 में उसने सांस ली और छोड़ दी, और फिर 3640 LBS के वजन की कार को जमीन से 3 इंच उठा दिया मेरे भाई। उसने क्या किया? उसने कार के नीचे सेट हुए ट्यूब में हवा मारी, जो कि फूलने वाले बैग से जुड़ा हुआ था। ब्रायन ने इतनी जोर की फूंक मारी कि व्हीकल उड़ गया। ये पागल कर देने वाला भाई। ये तो अपनी बीवी को 8 मील दूर से भी किस फेंक के मार सकता है। लेकिन इस स्ट्रॉन्ग सांस की पावर्स के कुछ नुकसान भी हैं। बहुत से ग्लास ब्लोअर के अपने काम के कारण मोटे और फूले हुए गाल हो जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा समय अपने मुंह से फूंक जोर जोर से बाहर निकालते हैं। इसीलिए उनकी बक्सिनेटर मसल्स, जो कि मुंह को वापस खींचती है और चीक्स को दांत से जोड़कर रखती है, वो डिफॉर्म हो जाती है। इसके कारण गाल में बहुत ज्यादा हवा भर जाती है। इनका सबसे फेमस केस है डिजी गिलेस्पी का। जब वो अपना इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहा था तो उसने कभी अपने गाल खींचकर नहीं रखे। वो जब बजाता था तो उसके गाल और गर्दन बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे। वाह, ये तो बड़ा कूल है। लेकिन मैं इसे दोबारा बिल्कुल भी नहीं देखना चाहूंगा मेरे भाई। रात का नशा भी आंख से गया। सच कहूं तो मैं कभी भी कहीं भी सो सकता हूँ, सुपरमार्केट में बाल कटवाते समय, और कभी कभार तो मैं सीढ़ियों तक भी नहीं पहुंच पाता। लेकिन वियतनाम के न्योक थाई के लिए रात की नींद एक लग्जरी है। जब वो जवान थे तो उन्हें एक दिन बहुत तेज बुखार आ गया। उसके ये बात के दावा करते हुए कि वो 60 साल से सोए नहीं है। बाप रे!
हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? माना कि मैंने अपने कॉलेज के दिनों में कई रातें जाके बिताई, लेकिन ये भी सच है कि उसके बाद मुझे बड़ा बुरा फील होता था। और 72 घंटे बिना नींद के आपका दिमाग फ्राइड चिकन हो जाएगा। ये ऐसी चीजें हेलुसिनेट करने लगेगा जो असल में होंगी नहीं। तो क्या नियोग पूरे तरीके से पागल हो गया है? नहीं। चौंकाने वाली बात है कि वो पूरे तरीके से स्वस्थ है और अपना एक्स्ट्रा शाम का समय खेत में काम करते हुए या राइस वाइन बनाते हुए बिताता है, जिससे वो हर दिन करीब $1 बना लेता है। अब अगर बात करें कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है, तो उसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। उसने कभी डॉक्टर को नहीं दिखाया और साथ ही टीवी नेटवर्क से आते हुए कई $1000 को भी साफ साफ इनकार कर दिया। दाल में कुछ काला हो सकता है ना। एक तरह हो सकता है कि कुछ छुपा रहा हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो अपने झूठ से आ रहे पैसों से क्यों इनकार करता। लेकिन हो सकता है कि 60 साल बिना नींद के बिताने पर वो खड़ूस हो गया और नहीं चाहता हो कि लोग उसे परेशान करें। लेकिन इस बात के चांस हैं कि न्यूयॉर्क माइक्रो स्लीप एक्सपीरियंस कर रहा हो। ये एक तरह का प्रैक्टिकल मेजर है जिसमें हमारा दिमाग नींद की कमी के कारण कुछ समय के लिए ऑफलाइन चला जाता है। ये कब होगा आपको भी मालूम नहीं पड़ता। कम से कम मुझे तो यही लगता है। अगर आपको कुछ और लगता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर के बताइएगा। होशियार बच्चा। हम सभी के पास एक ऐसा दोस्त होता है जो थोड़ा सा बेवकूफ़ होता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मैं नहीं हूँ क्योंकि मेरे सारे दोस्त होशियार हैं, तो आपके लिए एक बुरी खबर है, वो आप ही हैं। लेकिन मेरी अनंत विजडम भी डेनियल टेमेट के जीनियसनेस के आगे कुछ भी नहीं है। इस होशियार बच्चे ने पाई के शुरू से 22,514 डिजिट बस 5 घंटे 9 मिनट में याद कर लिए और ऊपर से ये और बोला कि ये आसान था। क्रेजी। देखिए, डेनियल का 7 सिंड्रोम है, जहां पर इससे जूझ रहा इंसान आम लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा एबिलिटीज दिखाता है। बचपन में उसे मिर्गी का दौरा पड़ा था, जिसके बाद ही वो ये एक्सट्रीम कैपेबिलिटीज दिखाने लग गया। डेनियल नंबर्स को आपकी और मेरी तरह डिजिट्स के रूप में याद नहीं रखता, बल्कि उसके दिमाग में 10,000 तक के हर नंबर का खुद का यूनिक रंग, आकार और टेक्सचर है। 117 लंबा और हैंडसम है, 289 बदसूरत है और एक में से चमचमाती सफेद रोशनी निकल रही है। बहुत ही कूल साउंड कर रहा है ना। लेकिन एक बात जो डेनियल को बाकी 7 से अलग बनाती है वो ये कि वो अपनी थॉट प्रोसेस को एक्सप्लेन कर पाता है। आमतौर पर 7 दिमागी रूप से स्टेबल नहीं होते और कम्युनिकेट नहीं कर पाते, लेकिन डेनियल क्या महसूस कर रहा है उसे साफ शब्दों में बता पाता है। और ना सिर्फ अंग्रेजी, बल्कि वो एस्टोनियन, फिनिश, फ्रेंच, जर्मन, लिथुआनियाई, इंस्प्राटो, स्पेनिश, रोमानियाई, वेल्श और आइडलेक जैसी 11 भाषाएं बोल सकता है, जो कि उसने बस एक हफ्ते में याद की थी। यार, मुझे तो हाई स्कूल स्पेनिश ही भारी पड़ गई थी। मुझे जो एक चीज याद है वो है होला और यो साय ऊना ग्रांडे पेरिटो सेलिएंटे पोर फेवर। मोटी खोपड़ी का जॉन। जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, ऐसे लोगों से मिलता जा रहा हूँ जिनको देख कर लगता है कि इससे सर में जरूर बचपन में चोट लगी होगी। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। वेल, प्रो रेसलर जॉन फेरारो अका जिनो मार्टिनो को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी खोपड़ी आम आदमी से 2.6 गुना मोटी है। वाओ। 16 किलोमीटर मोटी खोपड़ी के साथ वो जिस चीज पर चाहे सर मार सकता है। उसने इससे ब्लॉक्स तोड़े हैं, कील गाड़ी ठोकी है और 45 स्लैब्स तोड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, जो कि उसने अपने सर पर रखे थे और उन्हें कई 16 LBS की बॉलिंग बॉल्स को 10 फीट ऊपर से फेंक कर तोड़ दिया गया था। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जॉन को अपनी इस महाशक्ति का पता अपनी जवानी के दिनों में लग गया था। जब वो अपने बड़े भाई के साथ लड़ रहा था तो वो दोनों पूरे घर में भाग रहे थे, तभी दरवाजे से टकरा गया। दरवाजा टूट गया, उसे चोट नहीं आई। उसकी माँ जरूर उसके पीछे झाड़ू लेके दौड़ी होगी। लेकिन अगर आपकी खोपड़ी जॉन की खोपड़ी से मजबूत है तो मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। वो एक सर से सर मारने का कंपटीशन चलता है ना, उसका कहना है कि जो उसे हरा देगा $5,000 उसके। वाह, मुझे मेरे बैग पैक कर लेने चाहिए। मैं चला छुट्टी पे। अरे एक बात बताना भूल गया कि जॉन अभी भी 11-0 के रेशियो से जीत में आगे चल रहा है। एक मिनट, मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ भाई? डॉक्टर डेमकीना। अगर आपके पास कोई सुपर पावर पाने का ऑप्शन हो तो आप क्या चुनेंगे? सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ? मैं तो एक हफ्ते के लिए टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में जाना चाहूंगा, जिससे कि वापस आकर सट्टा लगा सकूं। ये जीनियस गेम है भाई। लेकिन रशिया की नताशा डेमकीना के पास बहुत ही कूल सुपर पावर है। इनका दावा है कि इनके पास एक्सरे विजन है। वाह, ये बिना किसी सर्जरी के किसी के भी शरीर के भीतर देख सकती हैं। जब नताशा ने एक कार क्रैश की विक्टिम को देखा तो बस उसे देखकर ही टूटी हुई हड्डियों और मेटल पीस का बता दिया। बढ़िया, एक डॉक्टर के पेट में तो उसने अल्सर भी ढूंढ दिया था। कमाल है यार, या फिर नहीं? देखिए, नताशा ज्यादातर गलत होती है। इनफैक्ट क्रिटिक्स का कहना है कि वो कभी सही प्रॉब्लम नहीं पहचानती, बल्कि वो कहते हैं कि जो प्रॉब्लम नताशा ढूंढती है वो हमेशा ही उससे अलग होती है, जिसके लिए पेशेंट असल में आए होते हैं। हमेशा ये लोग उसकी उस बात पर गौर करते हैं जो सच होती है और गलत को नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक उस तरह जैसे लोग भविष्यवाणियों के साथ करते हैं। तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये बस लक है। बाप रे, अगर ये सच है तो कितनी कूल पावर है ना?
मैं आखिर का पता लगा सकता हूँ कि मेरे कुत्ते ने टीवी का रिमोट खाया है कि नहीं। दर्द नहीं तो फायदा नहीं। जी हाँ, अफवाह सच है। मैं बहुत ही मजबूत हूँ। मैं मजबूत लड़कों वाली हरकतें करता हूँ, जैसे टी शर्ट की स्लीव ऊपर चढ़ा लेना और भालू से लड़ना। जाहिर है मैं टेडी बेयर की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे 4 थे। हाँ, लेकिन फिर भी मैं कभी अपने हीरो जितना मजबूत तो नहीं हो पाऊंगा। ये दुनिया की आज तक की सबसे मजबूत इंसान हो सकती है। यह है जॉनी कैमरॉन। अब जरा रुकिए, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन जॉनी की ताकत इसको सभी इंसानों में सबसे अलग बनाती है। इसे कभी दर्द नहीं होता। वाओ, फाह और फा आउट। जीन हमारे शरीर में दर्द और एंजाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इस जीन में म्यूटेशन के कारण इनकी एक्टिविटी बहुत हद तक कम हो गई है। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो अपनी इम्यूनिटी के बारे में हमेशा से खबर रही होगी इसको, मैं आपको बता दूं, इनको ये बात 65 साल की उम्र में पता चली। जब उनके हाथ की सर्जरी हुई तो डॉक्टर्स ने कहा कि थोड़ा दर्द होगा, लेकिन दादी तो एकदम सही सलामत चंगी हालत में उठी। ये 1 मिनट, याद है जब मैंने कहा था कि दर्द और एंजाइटी को कंट्रोल करने वाला सिस्टम होता है? वेल, जॉनी को इमोशनल दर्द भी नहीं होता है। ना उन्हें एंजाइटी होती है, ना डर लगता है, ना एड्रेनालाइन रश होता है। वो कभी डिप्रेस्ड या स्ट्रेस्ड होती है। वो मस्त अपनी दुनिया में मगन रहती है। मेरे दिमाग में तो बस एक ही बात चल रही कि एक स्टंट विमन की तरह उसका करियर उन्होंने मिस कर दिया। मधुमक्खी, पानी, हवा, आग, धरती, बहुत पहले ये सब आपस में मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन फिर एक दिन प्रोफेसर नॉर्मन ग्रे ने कंट्रोवर्शियल 5वां एलिमेंट मधुमक्खी बना डाला। इसलिए इन्हें द लास्ट बी ब्रेंडर कहते हैं। वेल, कम से कम मैं तो उनको यही कहने वाला हूँ। तो अवतार ग्रे की आर्मी हमें फायर नेशन से नहीं बचा सकती, लेकिन ये कुछ अनबिलीवेबल चीजें जरूर कर सकती है। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी सुनिए, वो अपने शरीर में 1 लाख सॉफ्ट फर वाली ये शैतान मधुमक्खियों को लपेट सकता है, और वो भी बिना एक भी बार डंक मारे। कमाल है। मधुमक्खियां तभी आप पर हमला करती हैं जब आप उनके छत्ते को छेड़ें, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो लाखों मधुमक्खियों को जहां चाहे वहां लेकर जा सकता है। क्या? कैसे? इसके लिए अवतार ग्रे के पास 2 तरीके हैं। पहला, फूड रिवॉर्ड सिस्टम। अगर मधुमक्खी उसका कहा हुआ आसानी से कर लेती है तो उन्हें पेड़ों के एक्सट्रेस के साथ ही शुगर सॉल्यूशन भी मिल जाता है। दूसरा तरीका, एक ऐसा पावरफुल क्वीन बी फिनोमिना बना लेना कि मधुमक्खियां उसके पास आ जाएं। मैं क्वीन के ऊपर हमेशा खाने को चुनूंगा, लेकिन मैं मधुमक्खी थोड़ी हूं भाई। माना कि अवतार ग्रे को अब ये नहीं काटती, लेकिन अपने इस बी बेंडिंग करियर में उन्हें मधुमक्खियों ने 75,000 बार काटा है। बाप रे, इतनी बार काटने पर तो कोई दवा मेरे काम भी नहीं आने वाली है ना। हाय गर्मी। हम इंसानों में बहुत कंपटीशन वाली भावना होती है। हम हमेशा बेस्ट बनना चाहते हैं, फिर चाहे वो टो रेसलिंग हो, एक्सट्रीम आई रनिंग हो, या फिर सबसे अजीब कॉम्पिटिटिव सोना हो। पार्टिसिपेट करने वालों को जितना देर हो सके उतनी देर 230 फ़ारेनहाइट सोना में रहना होता है, जहां वो रेस्टोरेंट के ग्रिल्ड चिकन जैसा फील कर रहे होते हैं। हर 30 सेकंड में रूम के कूल स्टोव में और पानी डाल दिया जाता है, जो कि इवापोरेट होता है और ज़्यादा गर्मी बढ़ाता है। जो सबसे आखिर में बाहर आया वही विनर होता है। मज़ेदार लग रहा है ना? नहीं, ये मेरी ज़िंदगी में मैंने जितने भी कंपटीशन के बारे में सुना है उनमें से सबसे ज़्यादा बेहुदा है। लेकिन कुछ लोगों को बेसबॉल पसंद है। हर खेल को चैंपियंस चाहिए होते हैं, और सोना की दुनिया में वो महारथी है फिनलैंड का टीमो कोकोनेन, जो कि सबसे बड़ा सोनार है। चैंपियनशिप की 11 साल की हिस्ट्री में वो 5 बार जीता, और सबसे लंबी देर तक सोना में रुकने का खिताब भी इनके पास है, जो कि 16 मिनट 15 सेकंड का है। उसकी ट्रिक क्या है? कुछ भी नहीं, बस फालतू की विल पावर। वो गर्मी से इम्यून नहीं है, बस बहुत गर्म टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। 2010 में अपने लास्ट इवेंट के बाद उसकी 70% स्किन डैमेज हो गई। साथ ही उसके फेफड़ों और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी यही हाल था, और उसे 6 हफ्तों तक कोमा में रखा गया। ये खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? माना कि टीमो बच गया, लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। एक हादसे के बाद इस सोना कंपटीशन को बैन कर दिया गया, जिसका मतलब हुआ कि टीमों का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन आप इसे ट्राई भी क्यों करना चाहेंगे? मेरी तो समझ से परे है भाई। ये तो हुई गर्मी सहन करने की बात। तो अब कूल किंग के बारे में क्या ख्याल है? मुझे मिर्ची के राजा के अलावा डच एथलीट विम हॉफ भी बड़ा फेमस है। उन्होंने ठंड सहन करने के कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। आधी मैराथन बर्फ में दौड़ते हुए पूरी की, वो भी सिर्फ शॉर्ट्स पहनकर। कर लिया। बर्फ के पानी में 2 घंटे तक बैठे। कर लिया। 200 फीट नीचे ठंडे पानी में तैरने के बारे में क्या ख्याल है? सही सुन रहे हैं आप। विम हॉफ को उनकी स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक को देखते हुए फेमस कहा गया है, जिसको हम कहते हैं विम हॉफ मेथड। ये रिलैक्सेशन और डीप ब्रीदिंग का कॉम्बिनेशन है, जिसके कारण खून में ऑक्सीजन जाती है और डोपामाइन जैसे अच्छे केमिकल रिलीज करती है।
इसके कारण ही बहुत ही ठंडा टेम्परेचर भी शरीर को अच्छा लगने लगता है। रोज ठंड में रहने के अलावा विम ने खून को एक्सट्रीम टेम्परेचर झेलने के लिए ट्रेन कर लिया है। कमाल है, लेकिन मैं इससे दूर ही बढ़ गया हूँ। मैं तो मस्त अपने ब्लैंकेट के अंदर घुस जाता हूँ मेरे भाई। कैनन बॉल कैचर। मैं बिना मस्कुलर आदमियों की फोटो देखे अपने फोन को 1 मिनट भी नहीं देख पाता। हे भगवान, ये मेरे कौन इंस्टाग्राम में रिकमेंडेशन डाले जा रहा है। लेकिन जिम में फ्लेक्स करना पुराना हो गया है। आप जानना चाहेंगे असली के स्ट्रॉन्ग लोग क्या करते हैं? बस जॉन होल्टम को देख लीजिए। उनका जन्म डेनमार्क में 1845 में हुआ, लेकिन उन्हें कैनन बॉल से हिट होने की आर्ट को 1870 में उन्होंने पा लिया। 1 मिनट, ये मैंने अभी क्या कहा? सही सुन रहे आप। उनका असिस्टेंट एक तोप में 50 LBS की बॉल भरता था और उसमें आग लगा देता था। इस एक्सप्लोजन के बाद बॉल सीधा होल्टम की तरफ फायर होती थी, जिसने सिर्फ एक चेस्ट पैड और ग्लव्स पहने होते थे। मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन मैं सोचना भी चाहूंगा कि वो पैंट भी पहनता होगा कि नहीं। और फिर होता था ये कि वो मूवमेंट जिसका सबको इंतजार था, वो बॉल को पकड़ लेता था, लेकिन ग्लव्स पहनने के बाद भी उसे तुरंत बॉल को नीचे रखना पड़ता था क्योंकि वो बहुत गर्म होती थी। एक उड़ती हुई तोप की गोली पकड़ने के बाद आखिर कौन जलना चाहेगा, है ना? जाहिर है एक ऐसा हादसा भी हुआ जिसके कारण होल्टम के एक हाथ की कुछ उंगलियां भगवान को प्यारी हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इनफैक्ट अपने जमाने में वो सेलिब्रिटी हुआ करता था और उसकी मौत से खेल जाने वाली टेक्निक के कारण वो लेडीज का प्रिंस चार्मिंग होता था। बल्कि उसकी कुछ दीवानगी लड़कियों की तो क्या ही कहा जाए। उनको तो इतनी फिक्र थी कि वो ग्रुप बनाकर उसकी परफॉर्मेंस बैन करा देना चाहती थी, जैसे उसे कोई चोट ना लगे। लेकिन अब सवाल यह कि क्या उसके इस खेल में कोई ट्रिक थी? हो सकता है, लेकिन जॉन ने जो वादा किया वो 3000 फ्रैंक या आज के $19,000 उसे देगा जो कोई भी ठीक उसकी जैसी ट्रिक कर ले। और जाहिर सी बात है कोई भी हिम्मत वाला था नहीं। क्या आप उनको दोषी करार दे सकते हैं? एक बीगल की तरह दिखने के लिए तो मेरे हिसाब से $1,00,000 भी कम ही है। जिया जले जान जले। जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरा सपना था कि एक सर्कस जाऊं, लेकिन मेरे पापा ने बोला कि हमारे पास दादी के घर में एक दाढ़ी वाली दादी पहले से ही है। लेकिन हमारी कोई भी कहानी हर्जी अली के सामने कुछ भी नहीं। ये रहस्यमयी वाडेवुल आर्टिस्ट इजिप्ट से आता है, लेकिन इस बात को हम दावे के साथ कह सकते हैं। लेकिन उसके एक्ट सिर्फ दाढ़ी उगाने से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग होते थे। इनमें से कुछ चीजों को निकलना और फिर उसी तरह से बाहर निकाल देना शामिल था। ये कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि पेट और गले की मसल्स की रिपीटेड ट्रेनिंग है। लेकिन इस नौजवान के लिए ट्रिक दुनिया भर में घूमने का तरीका बन गई। उसने खुद को हर चीज निकलने के लिए ट्रेन कर लिया, फिर चाहे वो जिंदा हो, गोल्ड फिश हो या घड़ी, सिक्के, पत्थर, यहाँ तक कि पूल बॉल्स भी। टेस्टी। मैं इस बर्थडे पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहूंगा। उसे कभी भी बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिल पाई, लेकिन उसने किसी और चीज में महारत हासिल कर ली। वो ढेर सारा पानी पी लेता था और फिर उसके ऊपर से केरोसिन पीता था और फिर एक तरह से इंसानी स्टोव और फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता था और फिर वो आग स्टेज पर रखे प्रॉप्स में डाल दिया करता था। दैट्स क्रेजी। मैं इस जलते हुए ज्वालामुखी को देखने के लिए कभी भी आगे की सीट पर नहीं बैठना चाहूंगा। मुझे मेरी आईब्रो जलने का बहुत डर है मेरे भाई। बिस्किट बेकर। ये तो मानना पड़ेगा कि हम सभी अच्छे इंसान की तरह याद किया जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हिस्ट्री बुक में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में इसलिए लिखवा देते हैं क्योंकि वो बड़े अजीब होते हैं। अब जोसेफ पूलोस को देख लीजिए। जब उसने हाई स्कूल ग्रेजुएट किया तो बस उसके कुछ ही समय के बाद उसने अलग बॉडीली फंक्शन के बारे में जाना। जब वो समंदर में तैर रहा था तो उसने सांस ली और अपना सर पानी के अंदर डाला और कुछ अजीब फील किया। समंदर का बर्फीला ठंडा पानी उसके अंदर जा रहा था। पूजोल ने जाना कि पानी पेट की मसल्स को कंट्रोल करके वो अपने चलिए एग्जिट होल कह देते हैं, उससे अंदर खींच सकता है और उसके बाहर आने को भी कंट्रोल कर लेता है। ये सबसे बुरी सुपर हीरो ओरिजिन कहानी है, लेकिन पूजोल की अतरंगी कला उसे 1890 में पेरिस के मॉलिन रूज में जरूर ले गई, जहां पर वो ले पेट मेने या फिर द फोटो मेने की स्टेज तक गया। उसकी बहुत सारी शक्तियों में अपने एग्जिट होल में ट्यूब घुसा के ओकारिन बजाना, कुछ दूरी से मोमबत्ती बजा देना शामिल था। उसे ऐसा करते हुए देखना चाहिए। हेडफोन लगाने वालों जरा सावधान हो जाइए। छी यार, जरा इसके बाद स्टेज पर जाने के बारे में सोचिए। लेकिन ये फाट नहीं है, बस हवा है, तो इसीलिए इसमें कोई बदबू नहीं है। इसीलिए वो मोमबत्ती बिना इस फिक्र के बुझा पाता है कि उसको कोई फाट क्यों गएगा। लेकिन पूजोल के ये हसीन दिन ज्यादा दिन नहीं चल पाए। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो उसने अपने काम से रिटायरमेंट ले लिया और टूलो में एक बिस्किट फैक्ट्री खोल ली। वाह, ये तो काफी मस्त लड़का है। डेंजर डाशो।
हमने अपने वीडियो में कई मस्त सर्कस परफॉर्मेंस की बात की, लेकिन उनमें से कोई भी मिरन डाजू की बराबरी नहीं कर पाया। इस डच परफॉर्मर को 33 साल की उम्र में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई और उसने कहा कि उसका शरीर पूरे तरीके से इनवल्नरेबल है। वो अपने भीतर बड़ी सी तलवार घुसा लेता है और उसका बाल बीका नहीं होता। और यहाँ वो दिल, फेफड़े, किडनी सभी की बात कर रहे हैं। डॉक्टर्स ये देखकर हैरान हो गए, आखिर जिंदा कैसे बचता है। एक बार डाजो ने अपनी मौत को हराने वाली ट्रिक दिखाई और फिर तुरंत हॉस्पिटल चला गया, जहां एक्सरे कराया और मालूम पड़ा सब चंगा सी। क्या एक्सरे रिपोर्ट्स में आया कि माना तलवार उसके अंदर थी, लेकिन कोई भी इंजरी नहीं हुई। एक बार जब इसे निकाला गया तो सिवाय एक छोटे से मार्क के उसके शरीर में कोई दूसरी चोट नहीं थी। सच कहूं तो कोई नहीं जानता कि डाजू ये ट्रिक कैसे करता था। वो अपना सारा समय इंडिया में फकीरों के साथ बिताता, जो कि एक तरह के साधु होते थे, जो ऐसी चीजें करते थे, लेकिन उसके लेवल तक वो नहीं पहुंच पाए थे। डाजू की काबिलियत तो लॉ ऑफ नेचर को भी हरा रही मेरे भाई। इतने से भी जब डाजू का दिल नहीं भरा तो और ज्यादा ट्रिक्स करने लग गया, जिनमें एक हादसा बन गई। जाहिर है ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन डाजू जरा पागल था, यानी एक इंसान जो अपने शरीर में तलवार डाल ले उससे भी ज्यादा पागल। 11 मई 1948 में उसने कहा कि उसके दिमाग की आवाजें उससे कह रही हैं कि स्टील की सुई खाई जाए। बाप रे। 2 दिन बाद ज्यूरिच के सर्जन ने उन्हें उससे निकाला और डाजू को कुछ दिन के लिए मॉनिटर करने के लिए अस्पताल में रखा। फिर जब उसे छोड़ा गया तो वो अपनी अच्छी सेहत दिखाने के लिए ज्यूरिच की सड़कों पर ऐसे घूमा जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। वो ऐसा करके बच भी गया? वेल नहीं, बस 10 दिन के बाद ही वो एक अजीब सी अवस्था में फिसल गया। बस 2 दिन बाद एओर्टिक रप्चर के कारण वो गुजर गया। उसका दिल रहस्यमय तरीके से फट गया। डाजो का करियर बस 3 साल का था, लेकिन उसके स्टंट और उसकी मौत लोगों को आज भी सर खुजलाने के लिए मजबूर करती है। क्या पागल आदमी था यार। बस इसी तरह से हम वीडियो के आखिर में आ गए। इनमें से किस सुपर ह्यूमन को देखकर आपको सबसे ज्यादा मजा आया, कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। देखने के लिए शुक्रिया।